नमस्कार साथियों, मैं गोविंद कुमार, आप देख रहे हैं समय ऑनलाइन क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक को डिस्कस करेंगे। 2023 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, वो हम लोग प्रथम पाली और द्वितीय पाली में वीडियो एक वीडियो में करके वैसे सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग ओनली चर्चा करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी है, मैंने मतलब जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको करके हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और हाँ, आप अगर 10th में हैं या फिर 9th में हैं, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी अपने इस वीडियो की सहायता से वो लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन बैंक, क्योंकि इस बार क्वेश्चन बैंक से तैयारी कर लेंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर आ सकता है, क्योंकि लगभग बिहार बोर्ड में लगभग 80 to 90% क्वेश्चन बैंक से आते हैं, ठीक है। सो आप लोगों अच्छे तरीके से और बढ़िया तरीके से क्वेश्चन बैंक को प्रिपरेशन करके जाना है। और इस बार बिल्कुल डिफरेंट करने वाला हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़, और नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन समय पे मिल सके, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग 2023 का प्रथम पाली का जो भी क्वेश्चन है उसको देखते हैं, बोर्ड पे 1 by 1 करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पे चलेंगे। तो पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं कि है क्या, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर दो और लाइक भी कर दो अपने दोस्तों में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है 2023 का प्रथम पाली का पहला क्वेश्चन है। के किस मान के लिए बिंदु ए इतना इतना एक संरेख है। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है और ये संरेखी के लिए कंडीशन होता है। जो भी क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उसका क्षेत्रफल 0 हो जाता है, ठीक है ना। ये बोल रहा है संरेख मतलब इसका क्षेत्रफल 0। संरेख मतलब ये तीनों बिंदुएं है ना, ये तीनों बिंदुएं एक ही लाइन पे आ गया है। जब 3 बिंदु एक ही लाइन पे आ जाए तो उसको बोलते हैं संरेख, ठीक है। लेकिन हमको क्षेत्रफल का यूज़ करके हमको इसका क्वेश्चन को सॉल्व करना है और के का मान निकालना है, ठीक है। तो जो भी दिया गया है उसको लिख देते हैं। दिया गया है, जो भी बिंदुएं दिए गए हैं पहले इसको लिख दीजिए। तो मान लीजिए कि ए बिंदु है 1,1, बी बिंदु है, कितना मोटा उग रहा है, 3, के है, और सी मान लीजिए -1,4 है, ठीक है। ये 3 बिंदुएं दिए गए हैं और ये भी कह रहा है कि तीनों बिंदुएं क्या है, संरेख है। चूँकि बोल सकते हैं कि ए बी एंड सी क्या है, संरेख है, संरेख हैं। संरेख के लिए कंडीशन होता है कि अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष है, अगर वे संरेख है मतलब उसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। तो त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी सी संरेख है तो इसका क्या होगा, क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 0 हो गया। क्यों 0 हो गया, क्योंकि संरेख बोला। संरेख कहने का मतलब है कि ए बी सी तीनों जो बिंदु है वह एक ही लाइन में आ गया है, ठीक है। इसलिए इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नियामक ज्यामिति में हम लोग जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 23, पहले लिख देते हैं 23, 31, 23, 31, 12, यही होता है। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब क्या कीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 2 तो इधर 0 हो जाएगा क्योंकि बटा में है, उधर जाएगा, गुना में 0 हो जाएगा। तो x1 का वैल्यू कितना है, 1, y2 कितना है, k, y2 k, y3 कितना है, 4, प्लस x2 कितना है, 3, x3 कितना है, सॉरी y3 4, y1 1, x3 -1, y1 1, y2 -k, यही है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी आंसर होगा आ जाएगा। k -4 ये हो जाएगा, और 3 3 9, ठीक है। ये 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और प्लस k = 0। ये कितना हो जाएगा, 2k, ये 5, ये +4 हो जाएगा 0। तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2।
ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये के का वैल्यू निकालना था। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कॉस स्क्वायर 10 डिग्री, कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 40 डिग्री, 50, 60, 70 ऐसे करके 80 तक दिया हुआ। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमको 4 लाना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग LHS को लेके चलते हैं। LHS लेके चलते हैं। LHS क्या है? कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री। ठीक है, हमें RHS में कितना प्रूफ करना है? 4। हमने LHS ले लिया, अब LHS को सॉल्व करके हम लोग 4 लाएंगे। ठीक है, अब इसको इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये जो भी दिया हुआ है कॉस स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर में इसका जो एंगल दे रहा है, एंगल, इसको 2 एंगल को ऐसे लेना है जो जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो 10 डिग्री और 80 डिग्री, तो ये दोनों को एक साथ लिखना है आपको। ठीक है, इसको लिखेंगे कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, इसको एक साथ लिखना है। फिर ऐसे 2 डिग्री लेना है जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री आ जाए, तो ये 20 डिग्री और ये 70, तो कॉस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री। ठीक है, इसको एक साथ लिख दिया। फिर उसी प्रकार 30 और 60, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, प्लस ये 40 डिग्री और 50 डिग्री, तो कॉस स्क्वायर 40 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। क्या? इस किसी एक में से इस साइन में कन्वर्ट कर दीजिए, साइन के रूप में। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री। इस कॉस स्क्वायर 10 के जगह पे 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। 90 डिग्री में से 80 डिग्री घटेगा तो 10 बचेगा, तो इसके जगह पे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको जैसे का तैसे छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ठीक है, फिर उसी प्रकार इसमें चेंज करेंगे। यहाँ कॉस स्क्वायर 20 है, कॉस 70 है, तो इसको कॉस स्क्वायर की जगह पे कॉस स्क्वायर 20 की जगह पे ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, क्योंकि 20 में से 90 में से 70 क्या 20 बचेगा, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको 70 के 70 छोड़ देंगे। फिर अगला है 30 60, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको जैसे का तैसे। फिर उसी प्रकार इसको भी करेंगे, तो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री, कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 80 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 80 डिग्री, ये हो गया। प्लस ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, ये आ गया। प्लस ये कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। डन। नेक्स्ट है, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर 50 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 50 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यहाँ पे थीटा क्या है? 80 डिग्री, ये 1 हो जाएगा। फिर ये भी 1 हो जाएगा, एंगल बराबर है दोनों का, 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, सबको जोड़ेंगे 4 आ गया। RHS यही लाना था हमको, अतः LHS इक्वल टू RHS। डन, यही हमको प्रूफ करना था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब देखिए हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cos A इक्वल टू 4/5 मतलब 4/5 है तो cot A प्लस साइन A का मान ज्ञात कीजिए। बड़ी इजी है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो जो दिया गया है उसको लिख दीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है? cos A बराबर हो गया 4/5, 4 है, 4/5। देखिए हम लोग cos A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या जानते हैं? B/H जानते हैं, B/H। तो यहाँ से B का मान है 4 और H का मान कितना? 5।
तो बचा कौन, P। तो P हमको निकालना है। P कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं फार्मूला एक हम जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। ट्रायंगल ये वाला 90 डिग्री, ये H होता है, ये P होता है, ये B होता है, क्या जानते हैं ना। और ये एंगल A डिग्री A है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H स्क्वायर बराबर जानते हैं P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। यहाँ पे H कितना दिया हुआ है 5 का स्क्वायर, ये P कितना है P निकालना है, B कितना है 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 50 25, ये हो जाएगा P स्क्वायर प्लस 4 चौका 16, P स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, P कितना हो जाएगा, ये 9 बचेगा स्क्वायर। तो P का वैल्यू कितना आ गया 3, ठीक है। P का वैल्यू 3 आ गया, B निकल, B ऑलरेडी दिया हुआ है, H दिया हुआ है, P निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, पहले कॉट A का मान। तो कॉट A क्या होता है, B/P होता है। B का मान कितना है हमारे पास 4, P का मान कितना है 3, तो 4/3। साइन A निकालना है पहले, साइन A कितना होता है P/H, P कितना है 3 आया, H कितना है 5। अब हमें दोनों को जोड़ देना है, क्योंकि हमसे पूछा है कॉट A प्लस साइन A का मान, ठीक है। तो यहाँ पे कॉट A लिखिए यहाँ पे एक बार। अब क्या, कॉट A प्लस साइन A का मान पूछा है, तो कॉट A कितना है, कॉट A आया 4/3 और ये कितना आया 3/5। अब दोनों का जोड़ दीजिए, 5 चौके 20, 3 तिहाई 9 बटे 5 तिहाई 15, 29/15, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया। ये भी क्वेश्चन कितना, क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD भुजा AD के बढ़े भाग पर E बिंदु है एवं BECD को A बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दिखाइए कि त्रिभुज ABE एवं CFB समरूप है, ठीक है। कह रहा है क्या कि एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज क्या है, A, मान लीजिए ये ABCD है, ठीक है। अब कह रहा है क्या, AD को हम थोड़ा बढ़ाए हुए हैं, AD को थोड़ा क्या है बढ़ाए गए हैं, AD को हम थोड़ा E तक बढ़ाए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रहा है। और BF ये रहा BF और CD F पर प्रतिच्छेद कर रहा है। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, ठीक है। BF और CD F पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है। अब हमको सिद्ध करना है कि त्रिभुज A क्या है, कहाँ त्रिभुज ABE और CFB समरूप है, ठीक है। तो हम देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना नहीं एक्चुअली दिया गया है, ठीक है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, दिया गया है क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है, जिसमें AD को E तक बढ़ाया गया है, जिसमें AD को E तक बढ़ाया गया है। और क्या है, थोड़ा अपने मन से लिख दे रहे हैं बना के, क्या BF तथा CD F पे प्रतिच्छेद करता है, और BE तथा CD F पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन में कह चुका है, ठीक है। तो हम लोग जो भी दिया गया था क्वेश्चन में, हमने उसके अकॉर्डिंग डायग्राम को बना दिया, फिगर को। अब हम लोग को सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज किसके, CFB के, ठीक है। CFB के समरूप करना है। अब देखते हैं
ये हमें सिद्ध करना है। तब देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या है। त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज सी एफ बी में, अब ये दोनों में देखते हैं कि कॉमन क्या है। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज बी ए ई में और बी सी एफ बी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा नहीं अभी, यहाँ पे देखिए सी डी और ए डी क्या है, समांतर है। और किसी दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा आकर काटती है तो उसका जो कोण बनता है एकांतर कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो यह एंगल और यह एंगल बराबर हो जाएगा। ठीक है, कह सकते हैं कि कोण ए बी ई बराबर कोण सी एफ बी, क्यों, एकांतर कोण कह सकते हैं, एकांतर कोण। ये दोनों एकांतर कोण है ना जी, ये और ये क्या होगा, बराबर हो जाएगा एकांतर कोण। अब देखिए एक और कोण, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी। देखिए कोण ए और बी, कोण ए और बी सॉरी ए और सी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो ये ए डी और ए बी ये क्या है, ये इसके बराबर है, क्योंकि आप समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये दो ये एंगल ए डी और ए बी, ठीक है ना, और सी डी और सी बी, ये जो एंगल बन रहा है सी डी और ए बी में, और ये एंगल बन रहा है ए डी और सी बी में, ये दोनों बराबर होगा। क्यों कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, इसी कारण ये क्या होगा, ए और सी बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ए बराबर एंगल सी। क्यों, ये ऐसा ही समांतर चतुर्भुज को ऐसे लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम क्या, सम्मुख भुजा, सम्मुख भुजा बराबर होता है, बराबर होता है, ऐसे लिख दीजिए ब्रैकेट में। ठीक है, अब देखिए दो एंगल बराबर हो गए। किसी भी दो त्रिभुज में अगर दो एंगल बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ए कसौटी से त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके, सी एफ बी के। क्यों, ए कसौटी से कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये समरूपता का क्वेश्चन था। आई होप ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर है 5। इसमें कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध करें कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो त्रिभुज समरूप हो। मान लीजिए दो त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ। ठीक है, कह रहा है कि ये दो त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, सॉरी कह रहा है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो। अगर दो त्रिभुज है और उसका क्षेत्रफल बराबर दिया है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। सर्वांगसम का मतलब समझते हैं, सर्वांगसम का मतलब इस त्रिभुज को उठा के इस पे डाले तो ये पूरा सुपर इम्पोज करे। सुपर इम्पोज का कहने का मतलब है कि पूरा सेम एग्जैक्टली इस पे जाके फिट हो जाए, उसको सर्वांगसम बोलते हैं। समरूप का मतलब उसी रूप के जैसा होता है, लेकिन सर्वांगसम का मतलब होता है उसको उठा के एक दूसरे पे रख दीजिए, मतलब पूरा क्या हो, एग्जैक्टली फिट हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर्वांगसम। तो यही कह रहा है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। प्रूफ करना है हमको। दिया गया क्या है, पहले लिख दीजिए। दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी का
क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर है त्रिभुज DEF का ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने बोला कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो तो क्षेत्रफल दोनों का बराबर कर दिए। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर 1, बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर 1 गुना में है तो ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है किंतु कह रहा है क्या चीज़ कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। मतलब ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, क्योंकि ऑलरेडी कह रहा है कि ये दो समरूप त्रिभुज ऑलरेडी है, तब इसके क्षेत्रफल दोनों बराबर हो तो सिद्ध करना है त्रिभुज सर्वांगसम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ABC क्या है, समरूप है। और जानते हैं प्रमेय 7 से, प्रमेय 7 में क्या कहता है कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, ठीक है, प्रमेय 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, त्रिभुज दो समरूप है तो वो प्रमेय 7 से कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से नहीं, ये पाइथागोरस नहीं, प्रमेय 7 से, ठीक है। तो लिख सकते हैं, डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये प्रमेय होता है। या यदि अगर दो त्रिभुज समरूप है ना तो उसका क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं को वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी मतलब ये है, समरूप है, तो इसलिए कह सकते हैं क्या चीज़ कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर बटा EF का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर, ठीक है। ये प्रमेय 7 है, इसको पढ़ना है ट्रायंगल में, ठीक है। तो ये त्रिभुज समरूप है, तो इस समरूपता के अकॉर्डिंग हम इतना लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्षेत्रफल क्या दिया गया है, 1 है, ये क्षेत्रफल कितना है, 1 है, तो इसके जगह पे 1 लिख देंगे। और बराबर में इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर EF का स्क्वायर AC का स्क्वायर बटा DF का स्क्वायर। और बराबर से एक बार इसके बराबर 1, एक बार इसके बराबर 1, एक बार इसके बराबर 1 कीजिए, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं, ये अगर दो त्रिभुज समरूप है तो हम इसको इतना लिख सकते हैं, इसके भुजा का अनुपात का वर्ग AB बटा DE, BC बटा EF, AC बटा DF का अनुपात का वर्ग का अनुपात हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये समरूपता का ये नियम होता है, अब कह सकते हैं, इसको प्रूफ करना भी रहता है, ठीक है। तो इसको बारी बारी से बराबर कीजिए 1 बाई 1। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बटा DE का स्क्वायर बराबर 1 कह सकते हैं। यहाँ से बारी बारी से बराबर कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर, मतलब इसीलिए AB बराबर DE, ठीक है। उसी प्रकार अब इसको बराबर कीजिए, तो BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर, इसको पहले बटा में लिख दीजिए, EF स्क्वायर बराबर में 1 है, ये हो जाएगा BC स्क्वायर बराबर EF स्क्वायर, और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा EF, इसीलिए। फिर उसी प्रकार अब क्या है, अब क्या बचा लास्ट वाला, एंड 1 बराबर इतना अंतिम वाला, AC स्क्वायर बटा DF स्क्वायर बराबर 1, तो AC स्क्वायर क्या हो जाएगा, DF स्क्वायर, ठीक है। AC बराबर क्या हो जाएगा, DF, मतलब कह सकते हैं, इसीलिए AB बराबर आ गया DE के, AC बराबर आ गया DF के, और BC बराबर आ गया EF के। अब देखिए, ये इसका जो भुजा है AB DE के बराबर है, BC EF के बराबर है, AC DF के बराबर है। मतलब इस त्रिभुज को उठा के इस पे डालेंगे तो पूरा फिट आ जाएगा, एग्जैक्टली फिट आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये क्या है, सर्वांगसम है, क्योंकि इसका संगत भुजाओं का अनुपात क्या है, बराबर है।
मतलब उसका अनुपात 1 हो गया है, ठीक है। इसके कारण इसका भुजा बराबर हो गया है। मतलब कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF सर्वांगसम है, कह सकते हैं। अतः में लिख दीजिए, अतः में यहाँ पे जगह है, अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम का ये निशान होता है त्रिभुज DEF। अंतिम में लिख दीजिए, कुछ नो इशू, ठीक है। त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों के पास क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन है। यदि किसी वृत्त के केंद्र पर O पर उसकी एक जीवा QR 130 डिग्री का कोण बनाती है, केंद्र बनाती है, तो Q और R पर की स्पर्श रेखाएं बिंदु P पर मिलती है, तो QPR की माप बताएं, ठीक है। देखिए एक वृत्त है, अच्छे से बना लीजिए एक वृत्त, ठीक है। और स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है बाहर से P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जा रहा है, ठीक है। और केंद्र O से O पर एक केंद्र है, ठीक है। अब ये केंद्र है Q एंड R है, Q एंड R, ठीक है। और ये जीवा है P, ये जो एंगल है ये क्या है, थोड़ा सा छोटा बन गया, ऐसे मिला लीजिए आप लोग सीधा पटरी से, ठीक है। ये केंद्र पर क्या हो रहा है, और ये O केंद्र है, ठीक है। और यह जो एंगल बना रहा है यह 130 है, 130 डिग्री है, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ये PQ क्या है, जीवा है। कैसा बन गया ये, दूसरा बना के देखते हैं, ठीक है। हाँ ये बढ़िया बना है, ये मस्त बना है। Q एंड R, Q यहाँ पे P है, O है, और वो है 130 डिग्री, ठीक है। ये बड़ा वाला है, छोटा वाला नहीं है, ये ठीक नहीं बना है, ठीक है। ये O केंद्र है, PQR क्या है, ये QR क्या है, जीवा है। और ये पूछ रहा है कि QPR, यह एंगल पूछ रहा है, यह एंगल कितना है। आई होप ये समझ में आ गया फिगर, ठीक है। ये P निकालना है हमको एंगल, ठीक है, यह एंगल निकालना है। अब देखिए यह जो एंगल मान लीजिए ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। क्यों थीटा होगा, देख लीजिए, ये केंद्र है, त्रिज्या है, और ये भी त्रिज्या है, OR त्रिज्या है, और यह स्पर्श रेखा है और जीवा है। तो यह एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल और यह एंगल दोनों बराबर हैं अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। ये क्योंकि ये जीवा है और ये त्रिज्या है, यहाँ भी जीवा है, यहाँ पे त्रिज्या है, तो दोनों का एंगल बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कीजिए। यहाँ पे त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो यहाँ पे OQR क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है। त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में क्या है, त्रिभुज कोण QOR प्लस QOR प्लस OQR प्लस कोण ORQ, ये कितना है, 180 डिग्री। यह जो एंगल है, एंगल O, एंगल R, एंगल Q, तीनों का सम कितना होगा, तीनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। O कितना एंगल, 130 डिग्री, प्लस ये एंगल कितना है, OQR, थीटा माने हम लोग अपने से माने हैं, और ये भी एंगल थीटा है, दोनों बराबर एंगल बनाएगा। क्यों बनाएगा बराबर एंगल, क्योंकि यह जीवा है, इधर त्रिज्या है, इधर भी जीवा, इधर भी त्रिज्या, तो दोनों क्या होगा, एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा, और ये 180 इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 180 माइनस 130, 2 थीटा बराबर 50 डिग्री, थीटा बराबर 25 डिग्री, ठीक है। ये थीटा कितना हो गया, 25 डिग्री। अब एक बात बताइए कि हम लोग जानते हैं क्या चीज़, कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच के एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में जो एंगल बनता है वह 90 डिग्री बनता है। मतलब कह सकते हैं कि इसलिए OQR कितना होगा, OQP
ओ क्यू पी 90 डिग्री हो गया दोनों का, ये 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस 60, सॉरी 90 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है, ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, तो इसके बोल सकते हैं क्या 90 डिग्री है माइनस थीटा और प्लस ये थीटा, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे कह सकते हैं एंड ओ आर पी सेम उसी प्रकार, एक हो जाएगा 90 माइनस थीटा और एक हो जाएगा थीटा, तो ये भी 90 डिग्री आएगा क्या। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है। यहाँ पे चतुर्भुज बन रहा है ओ आर पी क्यू बन रहा है और चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो लिख सकते हैं चतुर्भुज किस में ओ आर पी क्यू में ना, कह सकते हैं क्या एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू ओ बराबर 360 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ कितना है 130 डिग्री, ये कितना है 90 डिग्री प्लस ये कितना है 90 डिग्री, सॉरी ये तो निकालना है ना, आप पी निकालना है, तो आर पी क्यू बोलिए या क्यू पी आर बोलिए, दोनों सेम है, तो इसको लिख दीजिए आर पी क्यू, ये निकालना है और ये कितना 90 डिग्री 360 डिग्री का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 310 डिग्री। ठीक है हो जाएगा, और ये आर पी क्यू बराबर 360 डिग्री, यहाँ से ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा आर पी क्यू बराबर 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री, तो ये हो जाएगा आर पी क्यू बराबर 50 डिग्री। ठीक है, आर पी क्यू लिखिए या क्यू पी आर लिखिए, बोथ आर सेम, दोनों सेम है। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन अच्छा था और बन भी गया इजीली। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिदम का प्रयोग करते हैं, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए हम लोग को एचसीएफ निकालना सीखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए कैसे हम लोग दो संख्याओं का मसा निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे कितना है, दो संख्या है, सॉल्यूशन में देखते हैं। दो संख्या है यहाँ पे 12, 4, 50, ये बड़ा है किससे 365 से, यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, ये जरूर लिखेंगे कि 12,450 बड़ा है 365 से। अब इसको साइड में भाग देते हैं। ठीक है, 12, 4, 5, 0। जब भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते समय हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये रफ में इसको अलग से सॉल्व करेंगे। ठीक है, और जो स्टेप करेंगे उसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो पहले इसको भाग दे लीजिए, तो इसको भाग दीजिए तो लगभग कितना से हो जाएगा 3 3 9 9,000, 30 से लगभग ये कीजिए, इसको 34 से कीजिए, आ जाएगा आपको इसके नज़दीक में। तो 365 में 34 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा कि 5 चौका 20 का 0 हासिल 2, 6 चौका 24, 26 का 6 हासिल 2, 4 ताई 12, 2 14 के 4, 5 ताई 15 के 5 हासिल 1, 17 18 19 का 9 हासिल 1, 3 ताई 9 10, ये कितना होगा 0 1 23 24 के 4 हासिल 2 12, ये हो जाएगा 12 450। ठीक है, ये हो गया 12 कितना से 34 से लगाए हैं। अब ये कितना आ जाएगा 410 आया था, 410। ठीक है, तो यह आ जाएगा 40 घट के 40 आ गया। अब इस 40 को इससे भाग देंगे 365। ठीक है, सेकेंड स्टेप में। अब इसको लगाइए, कितना से लगेगा 4 9 36, 9 से 360, ये हो जाएगा 5, इसको 40, ये कितना हो जाएगा 5 8 40, कट गया 0। अब यही हम लोगों ने पहला स्टेप में ये किया, ये दूसरा स्टेप में किया, ये तीसरा स्टेप में किया। ठीक है, अब इसी स्टेप को बारी बारी से लिख देंगे। और एक चीज़ और, हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने से पहले ये फार्मूला जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है। यह यूक्लिड का
विभाजन सूत्र है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ये इसी फार्मूला को बोलते हैं यूक्लिड का सूत्र। ठीक है, ये आपका सूत्र हो गया भाज्य बराबर भाज्य गुणा भागफल जोड़ शेष। ठीक है, अब इसी को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, भाज्य, भाज्य कितना है 12,450, तो भाज्य बराबर भाजक कितना है इसमें 365 गुने भागफल 34 जोड़ शेष कितना आया 40। पहला स्टेप बढ़िया। दूसरा स्टेप में क्या करा मैंने 365 भाज्य बराबर भाजक कितना है 40 गुने 9 जोड़ शेष कितना है 5। बढ़िया। स्टेप थ्री में क्या किया, स्टेप थ्री में क्या करा, भाज्य बराबर 40 बराबर 5 गुने 8 जोड़ शेष 0। ठीक है, अब यहाँ पे शेष 0 आ गया, जहाँ पे शेष 0 आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, ये जिससे जो कटता है ना लास्ट में, जिससे कट के 0 आता है लास्ट में, और वह जो भाजक जो होता है, भाजक जिससे कट के 0 आता है, वही भाजक आपका आंसर होता है, डैट इज मासा होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि यहाँ क्या है, यहाँ शेषफल शून्य है, शेषफल शून्य है, इसीलिए भाजक जो है, भाजक कितना है, भाजक है 5, अतः जो मासा होगा यही भाजक होगा, मासा कितना हो जाएगा 5। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और हर साल इससे एक क्वेश्चन रहता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 5 - 2√3 एक क्या है, 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या नहीं है, डैट इज अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या हमको सिद्ध करना है। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ में क्या लिखेंगे, तो ये जो हमको प्रूफ करना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो हम इसको मान लेंगे कि मान लीजिए कि यह एक परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है उसको सॉल्व करेंगे तो हमको पता चलेगा कि यह परिमेय संख्या नहीं है, तो हमारा जो मानना था वो गलत हो जाएगा, तो यह जो होगा ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यह क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। कौन, यह संख्या एक परिमेय संख्या है। माना कि 5 - 2√3 एक परिमेय संख्या है, हमने मान लिया। और परिमेय संख्या का हम लोग डिफिनीशन जानते हैं। परिमेय संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो जहाँ Q ≠ 0। ठीक है, ये हमने मान लिया कि यह परिमेय संख्या है, मतलब लिख सकते हैं, इसीलिए 5 - 2√3 = P/Q बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, जहाँ क्या चीज़ Q ≠ 0 होना चाहिए, और P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यही डिफिनेशन होता है, मतलब यही होता है क्या, मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, मतलब कि एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड की मतलब कि P का जो फैक्टर होगा ना कोई गुणनखंड, वो Q में नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो P/Q के रूप में होता है हमारा परिमेय संख्या, और इसको हम लोग मान लिया इतना। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, कैसे, तो 5 + P/Q बराबर में 2√3 बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2 को इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 5/2 + P/2Q बराबर √3। अब देखिए हमने माना कि यह संख्या एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है, और परिमेय संख्या इसको सॉल्व किए तो ये इतना आया, ये √3 = इतना। अब परिमेय संख्या में हम जोड़े, किसी भी परिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो ये जो P/Q हमारा परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या में 5 जोड़ दिए तो परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या में 2 से भाग देंगे फिर भी परिमेय संख्या, तो ये सारा नंबर क्या है, परिमेय संख्या है। और यह क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि यहाँ पे कह सकते हैं, चूँकि
5/2 प्लस P/2Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या, लेकिन √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कभी बराबर होगा क्या, नहीं होगा। ये परिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या, बराबर कैसे हो जाएगा, नहीं होगा। तो यह क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या नॉट इक्वल टू अपरिमेय। ठीक है, इसीलिए 5/2 प्लस P/2Q बराबर नहीं होगा किसके, √3 के। लेकिन यहाँ पे बराबर है तो हमने गलत माना, इसलिए कह सकते हैं, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है। अतः इतना क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। डैट इज प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को ऐसे भी लिख सकते हैं, यह एक परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि इस ऐसे परिमेय संख्या को कैसे अपरिमेय संख्या को सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो रहने दीजिए, अब आज के लिए इतना ही। हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिया। अब अगली वीडियो में हम लोग जो भी बचा हुआ क्वेश्चन है अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, इतना ही। हम लोग ऑडियो अगले वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास, ओके, एंड शेयर दिस वीडियो इन योर फ्रेंड सर्कल, in your family members, whatever who are interested to see such types of video, who want to give the just exam class 10 2024। ठीक है, just share this link in your friend circle। भाई आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब क्वेश्चन बढ़िया से। हम लोग मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।